जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम फिर से हाजिर हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन 7500 का वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन, जिसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारे लोग 16 देखेंगे। सेट नंबर 16 होगा। ऑलरेडी 1 to 15 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, जाइए उसे चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी इसका लाभ मिल पाएगा, क्योंकि रेगुलेशन के साथ ही आपको किसी चीज़ की बेनिफिट हो पाएगी। तो भारतवर्ष में जहाँ भी एग्ज़ाम होंगे, यह जो एडुटेरिया 7500 है बिल्कुल रामबाण है उसके लिए। तो अंत तक बने रहना है। पहली बार वीडियो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ऑल लिंक्स आर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से बात करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है, MCQ फॉर्मेट। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। आइए 1 नंबर क्वेश्चन नंबर 1, सांसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना की प्रेरणा का स्रोत निम्न में से कौन है? सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा के स्रोत निम्न में से कौन से हैं? तो ये प्रेरणा का जो स्रोत है ये महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। आदर्श सांसद ग्राम योजना, ध्यान रखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति के विदेश नीति के आदर्शवादी चरण माना जाता है। तो भारतीय राजनीति के विदेश नीति के आदर्शवादी जो चरण माना जाता है उसे किसे माना जाता है? तो नेहरू युग को आदर्शवादी चरण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? संसद में पहला लोकपाल विधेयक किसने पेश किया? संसद में पहला लोकपाल विधेयक किसने पेश किया है? तो यह किया है चौथी लोकसभा कार्य में। किस लोकसभा कार्यकाल में लोकपाल विधेयक पारित हुआ? 68 वाला जो था, चौथी 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर, स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? जो स्थगन प्रस्ताव है उसके लिए समर्थन चाहिए कितने लोगों का चाहिए? तो 50 लोगों का चाहिए, 50 लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हैवियस कॉर्पस, 5 गो रीट होता है, बिल्कुल जानते हैं। उसमें हैवियस कॉर्पस है बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको बोलते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होता है। तो बिल्कुल यही बंदी प्रत्यक्षीकरण 5 का D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 6 नंबर, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, अगस्त 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग निम्न बातों को शामिल करना है। तो इन सभी कथन का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, सही उत्तर का। तो इसके जो सदस्य थे शामिल कौन थे? सर तेज बहादुर सप्रू थे, बताइए। तो बिल्कुल गलत, सप्रू नहीं थे। जस्टिस फजल अली थे, MK पनिक्कर थे और हृदयनाथ कुंजरू। फजल अली, पनिक्कर और कुंजरू ये तीनों व्यक्ति थे। तो 2, 3, 4 जो C ऑप्शन है 6 का, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 7 नंबर, पर्वत श्रेणी, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो सबसे प्राचीन पर्वत की बात होगा तो अरावली है। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 8 नंबर, पश्चिमी भारत के दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिम भारत के दक्षिण पार्श्व क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यह काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 9 नंबर, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? जो मानसूनी परिवर्तन के समय में बिहार में पूछा, मैदानी भाग में हवा बहती है तो कौन सी हवा रहेगा? तो ठंडी, पछुआ और उत्तरी हवा। ठंडी, पछुआ और उत्तरी हवा यह बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो सही कथन कौन कौन सा है? सही कथन कौन कौन सा है? तो यह गोंडवाना लैंड का एक भाग है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन दिया है यह आर्कियन युग के अवसादी चट्टानों से निर्मित हुआ है, तो ये भी सही है। और यहाँ की चट्टानें रूपांतरण साक्ष्य में मिलता है। तो नहीं, ये गोंडवाना लैंड में इसका भाग तो है, लेकिन अवसादी दे दिया था, सॉरी ये गलत हो जाएगा। और यहाँ की चट्टानों में रूपांतरण का साक्ष्य मिले हैं, ये ठीक है। 1 और 3 सही है, हमारा C ऑप्शन हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? देख रहे हैं 11,
सातवाहन शासक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। तो सातवाहन शासक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में उन्होंने बौद्ध धर्म के ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया था। सातवाहन जो दिया था बौद्ध धर्म के ब्राह्मणवाद के दिया था, तो बिल्कुल सही है। उन्होंने अश्वमेध और राजस्व यज्ञों के प्रदर्शन के पुनर्जीवित किया और इस प्रकार ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया, बिल्कुल सही है। और उन्होंने प्राकृतिक भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया, एकदम तीनों सही है, सभी सही हो जाएगा, ऑल। चलिए तो 11 को ऑल हो गया। नेक्स्ट करेंगे 12, किस प्राचीन स्तूप का नाम धनकटक रखा गया है। धनकटक प्राचीन स्तूप है और धनकटक नाम रखा गया है। किस प्राचीन स्तूप का नाम धनकटक रखा गया है, तो इसका हो जाएगा अमरावती स्तूप का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 13, ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार मिला है। तो ऋग्वेद में कृषि का जो उल्लेख मिला है यह 24 बार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्य करता है। तो मौर्य काल पर सबसे छोटे स्तर पर जो कार्य करता है वह कौन सा कार्य करता है, तो ये ग्राम सभा था मौर्य काल में सबसे छोटा स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 15, किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय में प्रचलन को वर्णित किया है। तो कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय का प्रचलन जो किया था ये फाहियान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 16 क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो संधि विग्रह कौन निम्नलिखित में से कौन सा था। तो जो संधि विग्रह था चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य, उसका जो संधि विग्रह था वह वीरसेन था, वीरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 17, गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित था। तो महाबलाधिकृत जो अधिकारी था वह किस से संबंध रखता था, तो उसका था सेना का सेनापति से संबंध था उसका। गुप्त काल में नाम था महाबलाधिकारी, तो सेना के ही सेनापति होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 18, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। 18 में विद्रोही नेता और विद्रोह का केंद्र, एक तरफ विद्रोही नेता और विद्रोह का केंद्र, तो देख सकते हैं मिलाइए 18 में। तो इसका हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय जो था ये कहाँ से थे, तो दिल्ली से, बहादुर शाह दिल्ली, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय कहाँ से थे, तो दिल्ली से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बिरजीश कादरी का संबंध किससे है, तो लखनऊ से था। और कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर से थे और लियाकत अली इलाहाबाद से थे। तो मिल गया हमारा बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 19 नंबर, कौन जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार प्रमुख नहीं था। तो बिशनदास था, मंसूर भी था और मनोहर या बसावन, हमको तो लग रहा है बसावन नहीं था, तो ये हमारा आंसर 19 का डी हो जाएगा। चलिए, और फ्रांसीसी सहायता से 1775 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ की गई थी। तो फ्रांसीसी सहायता से 1755 में जो कि आधुनिक एक मैंने शस्त्रागार का स्थापना किया गया था, तो यह कुंडी गुल में, हाँ हिंडी गुल में किया गया था, हिंडी गुल 1755 में। अगला क्वेश्चन है 21, जेबीपी आयोग निम्न में से कौन नहीं सहमत है। जवाहरलाल नेहरू थे और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पी पटेल एंड वी मैंने पी सीतारामैया थे, राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर सी, 21 का सी। नेक्स्ट करेंगे 22, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध के अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुआ। तो वह व्यक्ति कौन था, 22 में पूछ दिया गया। तो वह व्यक्ति था जवाहरलाल नेहरू ही वह काम कर बैठे। चलिए 23 नंबर आ जाइए, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लेख था। तो जो भागीदारी का मतलब नहीं था, तो अहिंसा का उल्लेख था, तो इसका डी। अब भाई 24, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में उच्च न्यायालय निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में अवस्थित में आया था। तीनों उच्च न्यायालय कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, ये तीनों उच्च न्यायालय किस लॉर्ड के समय में आया, तो लॉर्ड कैनिंग 62 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, इलाहाबाद की संधि के बाद लॉर्ड क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया। तो मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान था उसको किसको नियुक्त किया गया, तो मोहम्मद रजा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गोलीय दर्पण को
द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी अपरिवर्तित रहती है फोकस दूरी। 26 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, अतिचालक का लक्षण क्या है, तो अतिचालक है उसके लक्षण को है शून्य पारगम्यता, शून्य पारगम्यता। 28, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है, तो धुआं किस प्रकार के विलयन का है, तो ठोस गैस में ठोस, गैस में ठोस, धुआं का धुआं, गैस में ठोस। 28 का बी। नेक्स्ट 29, निम्न में से कौन एक कोशिकीय हरित शैवाल है, कोशिकीय हरित शैवाल जो है कौन है, तो क्लेम, हाँ ये है क्लेमाइडोमोनास, हाँ क्लेमाइडोमोनास जो है यही एक कोशिकीय हरित शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं, तो पादप जगत का जो उभयचर कहते हैं ब्रायोफाइटा को कहते हैं। 30 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्त को दर्शाता है, तो परजीवी पोषक युक्ति को तो कौन सा जीव दर्शाएगा, तो ये आपका है अमरवेल, अमरवेल परजीवी पोषक युक्त को अमरवेल जड़ता है, एक दूसरे पर अवलंबन होता है ना, जिस पर देखते हैं पेड़ पर लटक जाता है पूरा, तो उसका चूस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 32, निम्न में से कौन द्विलिंगी पुष्प है, द्विलिंगी होता है सरसों और गुड़हल, गुड़हल और सरसों क्या है, द्विलिंगी है, सरसों और गुड़हल याद रखेंगे। 33, यकृत में यूरिया का संश्लेषण, यकृत में यूरिया का संश्लेषण, यकृत में यूरिया का संश्लेषण, यकृत में यूरिया का संश्लेषण तो अर्थियन चक्र के द्वारा होता है, अर्थियन चक्र के द्वारा। 33 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, मानव निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है, तब मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है, तो ये मस्तिष्क से जो यह नहीं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 35 से, हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है, तो अवरोधक का कार्य जो कचा करता है तो यह शरीर के उष्मा के क्षय के विरुद्ध यह अवरोधक का कार्य करता है। 35 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 36, निम्न में से किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहते हैं, नाइट्रोजनी आहार किस आहार को कहते हैं, तो प्रोटीन को नाइट्रोजनी आहार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्न में से कौन एक यौगिक के समतुल्यांकी भार और आणविक भार समान है, तो तुल्यांकी भार भी और आणविक भार समान है, इनमें से कौन, तो यह कौन सा हो जाएगा, तो NaCl, NaCl का दोनों ही तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है, अंधेरे में जलने लगता है, दीप्त मान प्रकाश होता है, क्योंकि मंद ऑक्सीकरण के कारण, मंद ऑक्सीकरण के कारण वह दीप्त होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 39, एक ब्रीडर रिएक्टर है, एक जो ब्रीडर रिएक्टर है वह क्या है, एक ब्रीडर रिएक्टर जो है ना जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करता है, ब्रीडर रिएक्टर अत्यधिक अपशिष्ट लाता है, ब्रीडर रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में वाइकोम सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, वाइकोम में हुआ था, तो KP मेनन, KP मेनन वाइकोम 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, महाभारत को सर्वप्रथम तमिल में अनुवाद किसने किया था, तो महाभारत को तमिल में अनुवाद किया था तो पेरुन देवनार ने, पेरुन देवनार ने सर्वप्रथम उसका तमिल में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक निम्न में से कौन है, कुरल, कुरल, कुरल के लेखक कौन है, तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर जो है कुरल के लेखक है। चलिए और अगला बात इधर आ जाइए, मिल गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो कोलकाता में, कोलकाता में हो जाएगा। 44 देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र कहाँ स्थित है, तो भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र जो स्थित है नई दिल्ली, नई दिल्ली में। 44 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, डरबी शब्द का संबंध किससे है, डरबी शब्द खेल का जो संबंध है घुड़दौड़, डरबी शब्द घुड़दौड़ से है, घुड़दौड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 46, शिक्षा 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया था, तो जो 10+2+3 जो है शिक्षा यह कोठारी कमीशन ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। 46 का डी हो जाएगा कोठारी कमीशन। 47 मैच करना है, 47 में क्या कर देना है हम लोग को, मैचिंग करना है। तो राष्ट्रीय वन नीति जो आया था, राष्ट्रीय वन नीति आया था यह 1998 में आया था, मतलब यहाँ 4। उसके बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति जो आया था, राष्ट्रीय विद्युत नीति आया था, कहाँ आया था, तो ये आपका होगा ये 2005, मतलब 3, 2005 में। और राष्ट्रीय खनिज नीति जो आया था 2008 में, तो लीजिए 2। और उसके बाद राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सीधे 2000 मतलब 1, तो हमारा ए ही मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन सी नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, कौन सी नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, नहीं कौन है, तो यही है केंद्रीकरण नहीं है, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण होगा। लेकिन
केंद्रीयकरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 49, गिफिन वस्तु के लिए मांग वक्र क्या है? जो गिफिन वस्तु है उसके लिए मांग वक्र क्या है? तो ऊपर की ओर चढ़ता है। जो गिफिन वस्तु की मांग वक्र क्या है? वह ऊपर की ओर बढ़ता है, चढ़ता है। और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट प्रश्न है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी? माल्थस का संबंध जनसंख्या सिद्धांत से है और पूछा गया है किसके बीच का संबंध रखा गया है। तो ये खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि। खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या बढ़ेगा तो खाद्य आपूर्ति घटेगी, खाद्य आपूर्ति अगर बढ़ेगा नहीं घटेगा ना, तो वही है माल्थस जनसंख्या सिद्धांत, उसमें खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या का समय लाया। तो चलिए बस इतना ही वीडियो था। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जितना हो सके शेयर लाइक जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेट में, बाय।